नमस्कार, एक्शन टुडे 24/7 में आप सबका स्वागत है। मैं मेघा छेत्री। देखिए मेरे साथ आज की ताजा खबरें। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नौथानी अपने आवास पर उपवास में बैठे, जहां उन्होंने सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अध्यापकों को अपने विद्यालयों में वर्चुअल सेंटरों में जाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर मंत्री प्रसाद नौथानी ने कहा, काल है और ऐसे संक्रमण काल में वर्चुअल माध्यम से जो शिक्षा मंत्री जी ने अध्यापकों को अपने विद्यालयों वर्चुअल सेंटर में जाने के निर्देश दिए हैं, ये अविवेकपूर्ण निर्णय है। इसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि 45,000 शिक्षक हैं और पूरे 500 केंद्र वर्चुअल केंद्र जो हैं वो सरकार ने शिक्षण संस्थानों में बनाए हैं पूरे प्रदेश में, और इस हिसाब से प्रत्येक विद्यालय में जो वर्चुअल सेंटर हैं उनमें 300 400 टीचरों के हिसाब से वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी, कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी, इससे कोविड-19 के स्प्रेड होने का खतरा है। तो एक जो शिक्षक वर्ग है जो आज तक अपने वर्चुअल क्लासेस को एक जगह पर बैठ कर के बच्चों को पढ़ा रहे थे, आज उनको ये सरकार कोविड-19 के मुंह में धकेलना चाहती है। इसका कांग्रेस विरोध करती है और उसी के तहत आज मैं और मेरे साथी और कांग्रेस के पूरे प्रदेश के लोग जगह जगह जो जहाँ पर है वो वहाँ पर इस नियम के विरोध स्वरूप धरने पे उपवास पे बैठे हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षकों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। 5 सितंबर की वर्चुअल क्लासेस की बातों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। 5 सितंबर के कार्यक्रम को स्थगित करो, स्थगित करो, स्थगित करो। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन द्वारा आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूनियन के प्रदेश महामंत्री रविनंदन कुमार ने पत्रकारों के सामने अपनी मांगों व समस्याओं को उजागर किया और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। तो क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से कर्मचारियों की? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन से प्रदेश महामंत्री रविनंदन कुमार। वर्तमान में हमारे परिवहन निगम के अंदर बहुत सभी समस्याएं पनप रही हैं। उनमें प्रमुखता से जो हमारे सामने समस्या है, एक समस्या सबसे पहले हमारे सामने है वेतन। समस्त कर्मचारियों का मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 माह से हम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या तो आज के समय में है वेतन, क्योंकि बिना वेतन के किसी भी परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल है। इसके साथ साथ एक समस्या हमारे बीच में है संविदा कर्मचारी, जिनके द्वारा अनुबंध पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया गया, क्योंकि उन लोगों के द्वारा 2012 में जब नियुक्ति की गई थी परिवहन निगम के द्वारा, 2012 में नियुक्ति हुई और 2012 में ही एक बार अनुबंध पत्र की प्रक्रिया उनसे की गई। उसके बाद इन लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ी कि उनका अनुबंध पत्र नवीनीकरण कराया जाए। उस संबंध में भी हमारी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और मैनेजमेंट ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए उन कर्मचारियों का अप्रैल का वेतन भी नहीं दिया गया, जो कि एक न्याय संगत बात नहीं है, क्योंकि रेट हमारी जून में दाखिल हुई है और वेतन अप्रैल का था। तो हमारी मांग है ये चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि उन कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन भी दिया जाए और अप्रैल के साथ साथ अब जब समस्त कर्मचारियों को मई का वेतन का भुगतान हो तो मई का वेतन भी दिया जाए। इसके साथ साथ अभी मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये भी हमारे संज्ञान में आया है कि जो हमारे रोडवेज की हरिद्वार रोड की कार्यशाला की जो कार्यशाला है, जमीन है, उसे स्मार्ट सिटी को दिया जा रहा है। उसका हम विरोध करते हैं और पहले भी हमने विरोध किया है। जब तक उसके बदले में हमें ISBT का स्वामित्व परिवहन निगम को नहीं मिलता, तब तक इस वर्कशॉप को खाली ना किया जाए और ना स्मार्ट सिटी को दिया जाए। इसके साथ साथ एक समस्या यह है कि आज के समय में जब परिवहन निगम की बसें ऑन रोड होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार और शासन के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा उन बसों का संचालन पूर्णतः इससे नहीं किया जा रहा है और जो हमारे अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों को नहीं खोला जा रहा है। जबकि इस कोविड-19 के चलते अन्य प्रदेशों से हमारे बॉर्डर के
ऊपर जो है पैसेंजर लाके छोड़े जा रहे हैं और वो पैसेंजर हमारे इस प्रदेश के अंदर आवागमन कर रहे हैं। क्या वो पैसेंजर अगर परिवहन निगम की बस में बैठकर अंतरराज्यीय बस सेवा का लाभ लेते हुए हमारे देश प्रदेश में आएगा तो कोरोना उस बस में ही बैठ के आएगा? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और ये मेरा सवाल भी है सरकार और शासन और प्रबंधन से, कि वो यात्री जो बस में अन्य राज्य के हमारे बॉर्डर पर उन्हें उतार कर जा रही है, आज वो पैदल हमारे इस राज्य के अंदर आ रहे हैं, तो क्या वो बस में बैठ के आएंगे तो कोरोना ज्यादा आ जाएगा? ये भी मेरा एक सवाल है। इसके साथ साथ हमारे परिवहन निगम की कितनी एक यूनियन के द्वारा जो है अभी अपर मुख्य सचिव जी के साथ वार्ता की गई थी। उस वार्ता में कई समझौते हुए और अखबार में ये बात भी आई कि भाई जो परिवहन निगम की जितनी भी कार्यशालाएं हैं उन कार्यशालाओं को एक दूसरे के साथ मर्ज किया जाए। हम उस चीज का भी विरोध करते हैं। जो भी हमारा टू टायर व्यवस्था के अंदर परिवहन निगम का ढांचा है, हमारी मांग है कि परिवहन निगम के ढांचे के अनुसार जितनी कार्यशालाएं और जितने डिपो हमारे उस ढांचे में हैं उतनी डिपो और उतनी कार्यशालाएं परिवहन निगम में बनी रहें। यदि मैनेजमेंट के द्वारा और किसी संगठन के दबाव के कारण ये मैनेजमेंट के द्वारा उन पर कार्य किया गया तो उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन किसी भी प्रकार का आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और किसी भी हद तक आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा। और आज हमारी बैठक हो रही है, बैठक के बाद हम एक पत्र प्रबंध निदेशक महोदय और शासन स्तर पर भी प्रेषित कर देंगे और उसमें विस्तार से जितनी भी हमारी कर्मचारियों की समस्या है उन सभी को पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया को हम अवगत करा देंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। त्रिवेंद्र सरकार 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम सर्विस की सुविधा शुरू कर दी गई है। घर में अकेले रहने वाले या चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को घर में बैठे एक कॉल करने पर उपनल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बड़ी टेक्नीशियन, ड्राइवर, रसोइया व नर्सिंग समेत घरेलू मदद के अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी देते हुए मदन कौशिक शासकीय प्रवक्ता ने कहा, हम लोगों ने कोरोना के काल में इस सारे काम को एक किया था कि जो इस प्रकार के लोग थे उन सब के घरों में वो फ़ोन करेंगे तो राशन इत्यादि की व्यवस्था की थी। अब इस सारी स्थिति को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उन परिस्थिति में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तो ये कि वो खुद अगर कहीं इस तरह के लाते हैं और कई बार इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून स्थित राज्य मौसम केंद्र ने 7 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र में भारी से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 सितंबर हो गई है। अभी अगर 2 से 3 दिन की बात करें तो आज और कल खासकर इसमें तो अच्छी बारिश जो है पूरे प्रदेश में हमको, मैं कहूँगा ज़्यादातर जगहों में मिलने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश है या बहुत भारी बारिश है उसकी भी एका दुक्का जगहों में संभावना है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कि जिसमें भारी बारिश हो सकती है तो आज मैं कहूँगा कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है, और इसी तरह जो कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें भी भारी बारिश की संभावना है। तो आज 3 तारीख को बात करेंगे खासकर, तो आज आप देखेंगे कि जो बारिश है, अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में पड़ने वाली है, हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है। और जो भारी बारिश है वो जो गढ़वाल के मैंने डिस्ट्रिक्ट बोले, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, इनमें संभावना है। और साथ में कुमाऊं क्षेत्र में तो वहाँ भारी से बहुत भारी तक भी आज एका दुक्का जगहों में, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इनमें अच्छी संभावना है। कल आप बात करेंगे तो जो एक्टिविटी वो कल भी रहने वाली है। हालांकि जो है वेरी हैवी रेन उसकी संभावना कल कम है, फिर भी ये कहेंगे कि जो हैवी रेन्स है वो खासकर जो हमारे प्लेन से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के, जिसमें कि आप कह सकते हैं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत है, तो इनमें कल भी संभावना है कि एका दुक्का जगहों में भारी बारिश कल भी इनमें 4 तारीख को भी सितंबर की, वो 4 तारीख में भी मिलने वाली है। इसी तरह आप कल के लिए अगर बात करें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें खासकर मैं बोलूँगा कि जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उनमें, उसमें भी जो है हैवी रेन जो है एका दुक्का जगहों में कल भी संभावना है। तो ये 2 दिन एक्टिविटी ठीक ठाक है प्रदेश में। उसके बाद थोड़ी फिर कमी आ जाएगी। अगर 5 तारीख को बात करें
लेकिन फिर भी कहूँगा कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें अनेक जगहों तक हल्की मध्यम बारिश परसों भी मिलेगी, 5 तारीख को भी मिलेगी सितंबर को। और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें ये कहेंगे कि कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वो 5 में मिलेगी। फिर 6 और 7 की बात करेंगे आगे, और 2 दिन आगे जाते हैं हम लोग जो है, तो 6 और 7 में आप फिर देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी है कुमाऊं क्षेत्र में, तो अभी उसमें ये दिख रहा है कि अच्छी बारिश वो जो 6 और 7 में भी वहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें कि हैवी वेरी हैवी रेंस भी आप ये कह सकते हैं कि नैनीताल, चंपावत और जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 6 और 7 तारीख सितंबर में वहाँ पे फिर से अच्छी बारिश हो मिलने वाली है। गढ़वाल क्षेत्र की जहाँ तक बात है, कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश यहाँ मिलती रहेगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन है अभी 4 से 5 दिन ही है। तो मैं कहूँगा आज 3 तारीख से लेके और 7 तारीख तक अगर देखें तो बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में है। हालांकि जो 4 तारीख के बाद है, 5, 6, 7 में अगर गढ़वाल रीजन की बात करें तो यहाँ से हल्की से, इसमें तो हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और कुछ जगहों में ही रहेगी। लेकिन जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें तो अभी जो है मैं कहूँगा 4 से 5 दिन जो है तो अच्छी बारिश हो वहाँ पे चलती रहेंगी। तो यही अभी बताना चाहेंगे। तो थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत रहेगी, खासकर जैसे मैंने बोला आज जो है हैवी वेरी हैवी कुमाऊं क्षेत्र में एक्सपेक्टेड है इक्का दुक्का जगहों में। इसी तरह 6 और 7 में भी है। तो थोड़ा उस दौरान जो है मैं कहूँगा कि लोगों को सतर्क भी थोड़ा रहना चाहिए। तो यही अभी बताना चाहेंगे। नमस्कार। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे लेकर सरकार हर संभव प्राइवेट अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना मरीज का इलाज करने का दावा कर रही है। लेकिन बढ़ते मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर हमला बोला और कहा, प्राइवेट अस्पतालों में हम तो पहले से कह रहे थे कि इलाज की परमिशन दीजिए, लेकिन सरकार को खर्चा उठाना चाहिए उसका। कोरोना जो है वो वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी के मामले में सरकार को खर्चा उठाना चाहिए, चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे उनका आगे इलाज हो, फर्दर इलाज हो। इलाज का सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। सरकार खर्चा उठा ही नहीं रही है। प्राइवेट अस्पतालों में पैसे वसूल किए जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों की मजबूरी है, अगर उनको पैसा कहीं से नहीं मिलेगा तो इलाज कहां से करेंगे। आगे की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।